वेलकम टू एएस एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 75, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था, 70th बीपीएससी के जो री एग्ज़ाम हुआ था 4 जनवरी 2025 को, उसके क्वेश्चन को, ठीक है। और अब आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 76 क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक, ठीक है। और इसके साथ ही 70th बीपीएससी री एग्ज़ाम का जो पेपर है जो 4 जनवरी को वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 कहता है द 60.2% शेयर इन जीएसडीपी ऑफ बिहार इन 2019-20 वाज ऑफ विच सेक्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सर्विस सेक्टर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो कि जिस ईयर आता है वही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए 2025 के जनवरी में एग्ज़ाम हुआ और आपको ये ईयर आपको है इसमें दिया हुआ 2019-20 का, ठीक है, 3-4 साल पुराना। बट इस क्वेश्चन को आप अपने कॉमन सेंस से भी बना सकते हो कि क्योंकि बिहार के जीडीपी को अगर ट्रेंड को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, ट्रेंड भी कई बार आपको इकोनॉमिक सर्वे में दिया होता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा कि सर्विस सेक्टर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जीएसडीपी जो है सर्विस सेक्टर का ही अराउंड 55, 57 टू 60, 61 के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का डी, सर्विस सेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीची प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ठीक है। इस बार के जो ये पेपर है इसमें आप देखोगे कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में काफ़ी, वीट का भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया, अभी लीची का एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक क्वेश्चन शायद फॉक्सनट पे भी आया हुआ है, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं बिहार में, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है। ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन शायद इस बार आए हैं, ठीक है। तो जैसे लीची, फॉक्सनट और वीट बिहार में, तो वीट हमारे रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लीची सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का ए, मुजफ्फरपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। विच रिवर इज नोन एज द सॉर ऑफ बिहार, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी रिवर, ठीक है, क्योंकि ये कई बार अपना रास्ता बदलती है और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, काफ़ी ज़्यादा विस्थापन होता है बिहार में, ठीक है। और फूड ग्रेन्स का भी लॉस होता है, इसलिए इसको सौर ऑफ बिहार कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कोसी रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, द एवरेज हाइट ऑफ स्नो लाइन इन उत्तर प्रदेश इज, ठीक है। इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द इशिहारा टेस्ट इज रिलेटेड विथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, द इशिहारा टेस्ट इज रिलेटेड विथ कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। साइंस सेक्शन का क्वेश्चन है और उसमें भी बायो सेक्शन का, कि कलर ब्लाइंडनेस जब होता है तो कौन सा टेस्ट होता है, इशिहारा टेस्ट, ठीक है। तो जो इशिहारा टेस्ट होता है ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जिसको यूज करके हम डिटेक्ट करते हैं कलर ब्लाइंडनेस, स्पेसिफिकली रेड ग्रीन कलर का डिफिशियंसी जो है वो हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और it consists of plates with colored dots that form numbers or patterns and which are visible only to individual without any color vision deficiency, ठीक है। और जब आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है, जब आप बीपीएससी का मेडिकल टेस्ट कराओगे, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ भी ये टेस्ट आपका किया जाता है, ठीक है। और डीएसपी के लिए आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और भी ऑप्शंस दिए, जैसे बोन डेंसिटी कैसे चेक करने के लिए डेक्सा स्कैन होता है, ठीक है। आईक्यू को मेजर करने के लिए स्टैनफोर्ड, बिनेट और विचेल्स स्केल्स होता है, उसके थ्रू आईक्यू को टेस्ट करते हैं। हेमोग्लोबिन चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट के थ्रू हेमोग्लोबिन चेक होता है, ठीक है। तो हमें कई बार ऑप्शंस को भी लुक करना है कि अगर यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस दे दिया तो हेमोग्लोबिन कैसे चेक होता है, उसके लिए कौन सा टेस्ट है, आईक्यू के लिए कौन सा टेस्ट होता है, बोन डेंसिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ये हमें खुद से एक्सप्लोर करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम में क्वेश्चंस इसी के अराउंड रिवॉल्व हो तो हम आपको सॉल्व कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद आजाद हिंद फौज और आईएनए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऐसे डांगे, ठीक है। ऐसे डांगे इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।
क्योंकि शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह, प्रेम सिंह सहगल ये सब एसोसिएटेड थे आज़ाद हिंद फौज आईएनए से। तो जो आज़ाद हिंद फौज है, ठीक है, इसको जो इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है, ये ओरिजिनली फॉर्म्ड हुआ था कब आपको 1992 में, ठीक है, 1942 में फॉर्म हुआ था ओरिजिनली, ठीक है। किसके द्वारा? बाय जनरल मोहन सिंह एंड विद द हेल्प ऑफ जापानीज फोर्सेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको रीऑर्गेनाइज किया 1943 में और लेड इट अंडर द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, ठीक है। और इनका एम क्या था आईएनए का? टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल, ठीक है। तो जो शाहनवाज खान है, जनरल मोहन सिंह है और प्रेम सिंह सहगल, ये सब आईएनए से संबंधित थे और ऐसे टांगे संबंधित नहीं है, ठीक है। ऐसे टांगे तो क्या है ये? तो ही वॉज ए प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर इन इंडिया, ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित थे, ठीक है, एंड नो डायरेक्ट एसोसिएशन विथ आईएनए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। सो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी में इसका स्टेटमेंट ही मिल जाएगा आईएमआर होता क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, so IMR is the proportion of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट is the proportion of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। अब देखिए यहाँ पे IMR पूछा तो आपको डेथ रेट भी पता होना चाहिए क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, क्रूड डेथ रेट क्या होता है, ठीक है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ठीक है। तो इन सब टर्म को भी आप गूगल करके एक नोट्स बना लेंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाओ। तो इसलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको समझना है कि क्या डिमांड है क्वेश्चंस का, ठीक है। इस बार तो सेंसस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रोमिनेंट रहने वाला है, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विच लॉन्गिट्यूड सेपरेट्स कनाडा एंड अलास्का, ठीक है। विच लॉन्गिट्यूड सेपरेट्स कनाडा एंड अलास्का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 83 का बी इज द करेक्ट आंसर, 141 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 141 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सो द 141 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड सेपरेट्स कनाडा एंड अलास्का, ठीक है। और जो इसकी कहानी है, ये जो इस्टेब्लिश हुआ था बाउंड्री, इट वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द एंग्लो रशियन कन्वेंशन ऑफ 1825। और इसमें हुआ ये था कि ब्रिटेन ऑन बिहाफ ऑफ कनाडा, क्योंकि ब्रिटेन ने कनाडा को भी कॉलोनाइज किया था, तो ब्रिटेन ऑन बिहाफ ऑफ कनाडा रशिया एग्रीड, ठीक है, that the boundary between Russian American, now Alaska, and British Canada would be set at the 141 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। और बाद में क्या हुआ, यूएसए ने परचेज कर लिया अलास्का को रशिया से 1867 में, और उनका बाउंड्री अनचेंज्ड रहा और बाद में ये रिफॉर्म किया गया एग्रीमेंट्स के द्वारा, यूएसए एंड कनाडा के द्वारा भी, ठीक है। तो इस तरह की इसकी कहानी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का बी, 141 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब आप यहाँ से ये समझोगे कि इंटरनेशनल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन्स हैं, जैसे नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम यूनिफिकेशन हुआ तो वो कैसे डिवाइड हुआ था, ठीक है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच कौन सी बाउंड्री लाइन है, ठीक है। कनाडा यूएसए के बीच कौन सी बाउंड्री लाइन है, अलास्का को छोड़ के, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको भी स्टडी करेंगे, तभी आपका ये पीवाईक्यू को थ्रू स्टडी करने का जो तरीका है रेलेवेंट होगा, ठीक है। अब जैसे माउंटेन पास आ गया कोई भी, ठीक है, तो आप इंडिया के सभी इंपॉर्टेंट माउंटेन पास को स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सो तो मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो पहले आप एक एक करके मैच करो, ठीक है, उसके बाद इसका आंसर देखना आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। सो आप देखोगे द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये वी.डी. सावरकर ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद है एस एन सेन, ठीक है, इन्होंने लिखा था
1857, ठीक है, तो इनका 4 हो जाएगा बी का। उसके बाद इरिक स्ट्रोक्स, ठीक है, इन्होंने लिखा था द पीजेंट एंड द राज, ठीक है, तो सी का 2 हो जाएगा। एंड डी का जो है एस बी चौधरी, इन्होंने लिखा था आपको सिविल रेविलियन एंड इन द इंडियन म्यूटिनीज, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वी डी सावरकर की किताब थी द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद एस एन सेन की किताब थी 1857, ठीक है। उसके बाद इरिक स्ट्रोक्स ने लिखा था क्या, द पीजेंट एंड द राज, ठीक है। और उसके बाद एस बी चौधरी ने लिखा था सिविल रेविलियन एंड इन द इंडियन म्यूटिनीज, ठीक है, तो डी का 3। तो 84 का ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 85 की तरफ। यहाँ पे भी मैच द लिस्ट है, ठीक है। चलिए, तो पहला जो ऑप्शन है हमारा ब्रह्म समाज, तो ये राजा राम मोहन राय जी ने स्टेब्लिश किया था, ठीक है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी ने स्टेब्लिश किया था, ठीक है। उसके बाद है हमारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्टेब्लिश किया था। और उसके बाद है हमारा विधवा विवाह समाज, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा 85 का आपको सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सोसाइटी और इसको किसने सोशल रिफॉर्मर ने फॉर्म किया, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। उसी तरह इससे पहले आपने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे 1857 के रिवॉल्ट से, उसको किसने लिखा। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और ये आपको स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्र एंशिएंट इंडिया की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें मिल जाएगी, और उसको आपको ध्यान से स्टडी करना है, ठीक है। और ये जितने भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओ। और कई बार एलिमिनेशन मेथड से भी इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, तो उसको भी आपको देखना है। और ये सब चीज़ आएगा आपको प्रैक्टिस से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 86। तो लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट्स एंड जैकेट्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स फॉर देयर प्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवलर, ठीक है, केवलर, ठीक है। तो केवलर जो होता है वो एक क्या एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, जिसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हाई होता है, और ये लाइट वेट भी होता है, ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया था, डुपॉन्ट ने, डुपॉन्ट ने डेवलप किया था कब, 1965 में, ठीक है, 1965 में डुपॉन्ट ने इसको डेवलप किया था। और काफ़ी ज़्यादा ये बुलेट प्रूफ वेस्ट, हेलमेट एंड प्रोटेक्टिव गियर में केवलर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फीचर्स क्या है केवलर का, एक 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ठीक है, हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है, एब्जॉर्ब एंड डिस्पर्व एनर्जी फ्रॉम द बुलेट्स, ठीक है, ये एक्सीडेंट होता है हेलमेट्स में लगा रहता है, तो हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, लाइट वेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। एंड हीट एंड फायर रेजिस्टेंस भी होता है, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट्स और जैकेट में इसका प्रयोग होता है। केवलर फाइबर का एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, डेवलप्ड बाय डुपॉन्ट इन 1965, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। तो इस क्वेश्चन ये है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंजॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऑप्शंस दिया है उसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का डी, ठीक है, द राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ ए टाई, ठीक है। तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं नॉर्मल सिनारियो में वोटिंग नहीं करते हैं किसी भी बिल पे या, ठीक है, कोई, तो वो कब वोट करेंगे जब टाई का केस आएगा, ठीक है। द सो द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंजॉय द राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ ए टाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। द टर्म जिल्ला वाज फर्स्ट यूज बाय, ठीक है, द टर्म जिल्ला वाज फर्स्ट यूज बाय, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन, ठीक है, 88 का ए इज द करेक्ट आंसर बलबन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89, ठीक है, 89 है द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट ए कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और जब आप बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे तो इसमें सबसे ऊपर आता है एक तरह से SLR, ठीक है, CRR, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का ए इज द करेक्ट आंसर कैश रिजर्व रेशियो। सो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट ए कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप विथ RBI, ठीक है,
इट इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, आप SLR गूगल कर लेना, वो क्या होता है, डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रिवर्स रेपो क्या होता है, ये सब को स्टडी करना होगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम रिवर्स रेपो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, 89 का इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 का आता है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास mkg and charge e coulomb travels from rest through a potential difference of v volts। ठीक है, the final energy in joule would be। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है कि when an electron of mass m, ठीक है, and charge e coulomb travels from rest through a potential difference b, the final energy in joules would be। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है, तो क्यू क्या हमारा हो गया, ई हो जाएगा, जो चार्ज हो इलेक्ट्रॉन का इन कूलम्स एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईवी। ठीक है, 90 का डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91। Which Indian state has the highest literacy rate as per the 2023 census। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया क्योंकि 2023 में कोई सेंसस ही नहीं हुआ है। ठीक है, 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ ही नहीं और अभी होने वाला एक सेंसस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही इरेलीवेंट हो जाता है। ठीक है, 91 का पुट बीपीएससी ने डिलीट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 92 का सी इज द सांची। ठीक है, तो सांची चंद्रगुप्त मौर्य से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन इट इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, विष्णुगुप्त इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य एंड सुसीमा इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का सी सांची। ठीक है, अब देखिए जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। ठीक है, तो ये एक्चुअली रिलेटेड है चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक बाय पुष्यगुप्त। ठीक है, वाज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, these inscriptions provide historical evidence of Mauryan empire presence and activities in the region। ठीक है, तो ये हो गया विष्णुगुप्त। ठीक है, अब विष्णुगुप्त ये भी एसोसिएटेड है चंद्रगुप्त मौर्य से एंड विष्णुगुप्त इज बिलीव्ड विद अनदर नेम ऑफ चाणक्य, और चाणक्य तो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है, और इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है सक्सेस ऑफ चंद्रगुप्त राइज टू द पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुसीमा। ठीक है, सुसीमा जो है ये भी रिलेटेड है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सुसीमा वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड वाज इनिशियली इन लाइन टू इनहेरिट द थ्रोन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 93। विच इंडियन स्टेट टॉप्ड द नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023। ठीक है, तो 93 का बी इज द करेक्ट आंसर केरला। ठीक है, 93 का बी इज द करेक्ट आंसर केरला। ठीक है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ये चीज़ें नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा न्यूज़ में रहता ही है ड्यू टू सम रीजंस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड। ठीक है, बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बोथ एट द बेस ऑफ लीव्स एंड टिप ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, बायो का क्वेश्चन है ये, प्लांट का, प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्लांट्स का जो रूट सिस्टम फ्रूट सिस्टम होता है उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओ। ठीक है, तो बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड बोथ एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड टिप ऑफ द ब्रांचेस। ठीक है, 94 का बी इज द करेक्ट आंसर। सो जो बर्ड्स होते हैं ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। ठीक है, एपिकल बर्ड्स, ठीक है, और एपिकल बर्ड्स को हम लोग कहते हैं टर्मिनल बर्ड्स। ठीक है, तो क्या हुआ, ये फाउंड एट द टिप ऑफ द ब्रांचेज और स्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, एपिकल बर्ड्स। ठीक है, और उसके अलावा होते हैं दूसरे टाइप ऑफ बर्ड, कौन से हो गए, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, इसको लैटरल बर्ड भी कहते हैं हम लोग एंड इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेज और फ्लावर्स। ठीक है,
तो बर्ड्स दो प्रकार के हो गए, कौन सा, एपिकल और टर्मिनल बर्ड्स, ठीक है, और एक्सिलरी और लैटरल बर्ड, ठीक है, और उसके लोकेशन पे डिपेंड करेगा। एपिकल बर्ड्स फाउंड एट द टिप ऑफ द ब्रांचेज और स्टीम, एंड एक्सिलरी और लैटरल बर्ड फाउंड एट द बेस ऑफ द लीफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 94 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, which one of the following is electoral college of the president but not forum for his impeachment, ठीक है। तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ जो होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन, तो ये होता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, याद रखिएगा इलेक्टेड टर्म यूज हुआ है, ठीक है, नॉट नॉमिनेटेड, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। तो ये तीन हो गए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। तो इससे आप देख के समझ जाओगे कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का सी, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट ही नहीं होता प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट असेंबली तो होता ही है, बट इम्पीचमेंट के दौरान सिर्फ जो प्रोसेस होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा पार्टिसिपेट करते हैं, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ठीक है 95 का सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ से मिलता जुलता क्वेश्चन आप खुद से फ्रेम करना और खुद से सॉल्व करना कि व्हाट इज द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 96, क्वेश्चन नंबर 96। तो अमरकंटक सोर्स ऑफ सोन रिवर इज सिचुएटेड एट, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मैकाल रेंज, ठीक है, मैकाल रेंज, ठीक है ना। 95 का बी इज द 96 का बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, मैकाल रेंज, ठीक है। तो अमरकंटक सोर्स ऑफ सोन रिवर सिचुएटेड एट मैकाल रेंज, ठीक है। अब देखिए इंडिया के इंपॉर्टेंट जो भी माउंटेन रेंजेस हैं आपको सभी भी जानना है कि मैकाल रेंज कहाँ है, राजमहल हिल्स कहाँ है, महादेव हिल्स कहाँ है, ठीक है, मकालू रेंज कहाँ पे है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 96 का बी मैकाल रेंज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। 97 का देखिए करेक्ट आंसर है आपको डी, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 97 का करेक्ट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इसका 98 का बी, सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम पॉजिटिव, ठीक है। तो H प्लस जो है हाइड्रोजन का जो आयन है ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, BF3- ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, ठीक है, इसको आप देखो एक बार। तो इलेक्ट्रोफाइल आर स्पेसीज दैट सीक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वो स्पेसीज होते हैं दैट सीक इलेक्ट्रॉन एंड कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, एंड यूजुअली हैव ए पॉजिटिव चार्ज और एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो जो सोडियम कैटायन है, सोडियम आयन क्या है, कैटायन है, is not an electrophile because it does not have an empty orbital to accept electrons, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा BF3-, ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है बिकॉज बोरोन हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट है हमारा H+ जो कि प्रोटॉन है, इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज नो इलेक्ट्रॉन एंड रेडीली एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी का अपोजिट होता है इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, ठीक है, दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ गए, इलेक्ट्रोफाइल का अपोजिट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, वो आसानी से डोनेट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल इजिली एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, 99 नंबर क्वेश्चन, the parliament can make any law for the whole or any part of India
फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, 99 का बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। 99 का बी इज द करेक्ट आंसर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। तो 99 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। अब देखिए होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 253, काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पे इसको लागू किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 253, ठीक है ना, जो पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट और कन्वेंशंस विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, so this power overrides the state list, allowing the parliament to legislate on subjects that are normally under the jurisdiction of the state। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही दे दिया गया है कि आर्टिकल 253 के तहत आप पार्लियामेंट को पावर दिया जाता है कि आप किसी भी लिस्ट पे लॉ बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए, और इसके लिए किसी भी स्टेट का कंसेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनेक्ट हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा, ये भी आर्टिकल 253 को इम्प्लीमेंट करके ही लगा एक्ट को लाया गया था। ठीक है, और क्यों ये एक्ट लाने का जरूरत पड़ा था, क्योंकि टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस टेकन एट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि 1972 में हुआ था। ठीक है, तो इसका ये सिनेरियो है। ठीक है, आर्टिकल 253 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। ठीक है, 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 100 का डी इज द करेक्ट आंसर, मुजफ्फरपुर मेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 101। क्विनीन इज ए कॉमन ड्रग ऑफ फॉर मलेरिया। ठीक है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट यील्ड्स दिस ड्रग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बार्क। ठीक है, स्टीम बार्क से क्विनीन को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो क्विनीन इज ए कॉमन ड्रग फॉर मलेरिया दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम बार्क ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो 101 का ए इज द करेक्ट आंसर, स्टीम बार्क। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी was the first Muslim president of the Indian National Congress। तो जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, ये कब बने थे? थर्ड सेशन जो आईएनसी का हुआ था आपको 1887 में, कहाँ पे हुआ था वो? मद्रास में। ठीक है, तो उसी में ये इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 103। कश्मीर वैली इज विच टाइप ऑफ ए वैली। ठीक है, तो 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इरोजनल वैली। ठीक है, देखिए देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वैली, तो उसमें से एक टाइप होता है इरोजनल वैली। तो कश्मीर वैली किस टाइप का वैली है? एक तरह का इरोजनल वैली है। ठीक है, 103 का ए इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और गौर करने वाली बात है, कश्मीर वैली का देखिए ओरिजिन तो आपको टेक्टोनिक है। ठीक है, बट जिसका जो शेप है वो करेंटली जो शेप हुआ इरोजनल प्रोसेस के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इरोजनल। ठीक है, कश्मीर वैली इज अ टाइप ऑफ वैली, तो इरोजनल। ठीक है, 103 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 104। When did Macaulay issue his famous minute on Indian education? ठीक है, When did Macaulay issue his famous minute on Indian education? तो 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए। ठीक है, 2 फरवरी 1835। ठीक है, मैकालेस फेमस माइन्यूट। ठीक है, डेट दे दिया गया है, इतना डेट तो आपको याद रहता नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आप इस चीज़ से समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछ देगा बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, एग्जैक्ट डेट भी पूछ सकता है, तो ये भी आप याद रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की एक संधि हुई थी, किस तारीख को हुई थी, ये भी पूछ सकता है। अगर दिया हुआ है आपके बुक्स में, चाहे वो एनसीईआरटी हो या बिपिन चंद्र स्पेक्ट्रम, तो आप उसको याद कर लो कि बीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसमें डेट पूछ दिया जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग डेट्स हैं। ठीक है, आपने 1835 तो पढ़ा है। ठीक है, सबने पढ़ा है कि मैकालेज मैन्यूज आया था एजुकेशन पे आपको 1835 में, बट कौन से तारीख को आया था हमें तो महीना भी याद नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इसको हम टफर साइड में ही रखेंगे, आके भी ये क्वेश्चन टफ हो जाता है। ठीक है,
104 का ए इज द करेक्ट आंसर, 2 फरवरी 1835। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105। तो 1 जनवरी 2008 को अगर ट्यूसडे था तो व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन जनवरी 1 2009। ठीक है, तो 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी थर्सडे। ठीक है, ठीक है, इसका सीधा रीजन ये है कि देखिए 2008 एक लीप ईयर है तो एक डे फरवरी का ऐड होगा। ठीक है, और हमने नॉर्मली ऑब्जर्व किया जैसे 2001 साल अगर बढ़ता है तो सेम डेट अगर रहता है, जैसे जनवरी 1 2009 है तो 2010 में क्या होगा, वो फ्राइडे होगा। ठीक है, बट चूंकि अगर लीप ईयर आ जाता है बीच में उस डेट में 2 दिन बढ़ जाता है, चूंकि यहाँ ट्यूसडे है जनवरी 1 2008 तो जनवरी 1 2009 क्या होगा, थर्सडे होगा। ठीक है, 105 का डी करेक्ट आंसर। और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं बीपीएससी में, इस टाइप क्वेश्चन को आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लो। अगर आज इस डेट को ये दिन है तो अब जो नेक्स्ट डेट आएगी या जो भी क्वेश्चन दिया होगा उस दिन कौन सा दिन होगा, तो ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस करके जाना, और ये एकदम सिंग आपको नंबर आसानी से 10-20 सेकंड में दिला देगा एक नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ऑफ कोर्स जब आप डाइल्यूट कर देते हो तो उसका कंडक्टिविटी घट ही जाएगा। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, तो 1606 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, बॉम्बे। तो जो कंडक्टिविटी होता है एक इलेक्ट्रोलाइट का, इसको रेफर्स करते हैं हम लोग, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए कंडक्टिविटी का सिंपल मतलब हुआ कि उसका एबिलिटी कितना है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का। ठीक है, तो कंडक्टिविटी हो गया एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। और कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे NaCl, KCl और HCl, ठीक है, तो अगर डाइल्यूट आप करोगे, वाटर उसमें ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, बट द टोटल नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स द सेम एंड दे विल स्प्रेड आउट इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और इससे क्या होगा, इसका कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107। द ट्रैवल मूवमेंट संथाल हुल और रेबेलियन टुक प्लेस इन। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, 107 का ए इज द करेक्ट आंसर। संथाल रेबेलियन कब हुआ था, आपको 1855-56 में हुआ था। ठीक है, 107 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 108। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द इसरो। ठीक है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उस दिन के लिए हो जाएगा एस सोमनाथ। ठीक है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो, एस सोमनाथ, 108 का ए। बट हु इज द करंट चेयरमैन नाउ, और आज डेट है हमारा आपको 29 जून 2025। आप कमेंट करके बता सकते हो। सो इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन। ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन हो गए, ठीक है, IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर जो भी उसका हेड पोस्ट है वो कौन सा हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एस सोमनाथ। ठीक है, और आप डेफिनेटली कमेंट करना कि हु इज द करंट चेयरमैन, क्योंकि ये बदल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट से, तो 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, सैल्विन वैली। ठीक है, सैल्विन वैली इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो 109 का बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो सैल्विन माउंटेन है, ठीक है, ये आपको बेसिकली मिल जाएगा स्नोई माउंटेन से न्यू साउथ वेल्स NSW ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, उसके बाद जो है आपको नल्लार बार प्लेन, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा सदर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और लेक जो आयर है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, और ये जो है लेक आयर ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ओके, तो ये तीनों जो आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा। जो शाल्विन वैली है ये आपको म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, और प्राइमरीली ईस्टर्न म्यांमार एंड एक्सटेंड इनटू साउथ वेस्ट चाइना, और इसके नाम पे एक रिवर भी है साल्विन रिवर। ठीक है, जो कि डीप कैनियन बनाती है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और इस तरह हम देखेंगे 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, सैल्विन वैली। ठीक है, चलिए 110 क्वेश्चन नंबर, विच कंट्री होस्टेड द कोप 28 क्लाइमेट समिट इन 2023। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिराट्स। ठीक है, 1010 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यूनाइटेड अरब इमिराट्स में ही आपको कोप 28 क्लाइमेट समिट हुआ था 2023 का। अब आप मेरी तरफ से आपको एक टास्क है, आप कोप 29, ठीक है, जो क्लाइमेट समिट है 2024 का, वो कहाँ होगा, और कोप 30 जो 2025 का होने वाला है वो कहाँ होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। ठीक है, क्योंकि अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही बच जा रहा है। ठीक है, कोप 29 क्लाइमेट समिट ये कहाँ पे होने वाला है, और कोप 30 क्लाइमेट समिट 2025 का ये कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 110 का बी, यूएई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 111, द नंबर ऑफ साइंटिफिक पेलोड्स ऑन आदित्य L1 मिशन फॉर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सन इज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, 7 पेलोड्स थे। ठीक है, आप इन पेलोड्स के नाम को जरूर गूगल करना, वो कौन से पेलोड्स थे। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं यहाँ पे एक आपको बात बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 110 जो था, कॉप 28 क्लाइमेट समिट 2023, ये हुआ था आपको यूएई में। ठीक है, अब जो है कॉप 29 क्लाइमेट समिट 2024, ये हुआ आपको अजरबैजान के बाकू शहर में। ठीक है, और कोप 30 क्लाइमेट समिट 2025 का ये होने वाला है ब्राजील के बेलेम शहर में। ठीक है, चलिए तो लिंकेजेस के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप डेफिनेटली याद कर लेना कि आदित्य L1 मिशन में कौन कौन से पेलोड्स थे, उनका नाम क्या है। ठीक है, अब देखिए आपको गगनयान मिशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। ठीक है, और अभी जो एक्सियम 4 मिशन जो लॉन्च हुआ, जिसमें एक इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी स्टडी करना है नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और वो आपको करंट अफेयर्स में और न्यूज़पेपर में मिल ही जाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, हाई एक्सपेक्टेशन है कि क्वेश्चंस आएंगे इससे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, इन अप्रैल 2020 द बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्टेड द फॉलोइंग प्रोग्राम थ्रू डीडी बिहार। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको द टेलीकास्ट ऑफ ई कंटेंट फॉर क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 112 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कि अप्रैल 2020 में, देखिए उस समय कोरोना आ चुका था। ठीक है, तो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था कौन सा प्रोग्राम, डीडी बिहार के थ्रू टेलीकास्ट ऑफ ई कंटेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10th। अब देखिए ये क्वेश्चन लगभग 5 साल पुराना करंट अफेयर्स का, ये आपको आज पूछा जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हो कि आपको चीज़ों को अवेयर रहना है। ठीक है, लास्ट 3 4 5 साल में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं। ठीक है, अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग का इन 5 सालों में प्रैक्टिस है, अगर आप करंट अफेयर्स डेली फॉलो करते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी टैकल कर पाओगे। ठीक है, और ये सब एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव का पार्ट है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स। ठीक है, चलिए 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 113, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1920। ठीक है, 1920। तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है कब फॉर्म हुआ था, 1920 में। ठीक है, 113 का बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया, एंड इट वाज द फर्स्ट नेशनल ट्रेड यूनियन सेंटर established in the country. ठीक है, and it played a crucial role in the labor movement during the British colonial period, और ये वर्कर्स के राइट के लिए फाइट करता था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो ये जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1920 में, किसके एफर्ट्स से, कौन से लीडर्स थे जिसने इसको स्टैब्लिशमेंट में भूमिका निभाई थी, तो वो थे लाला लाजपत राय, वीवी गिरी और एम सिंगरवेलु। ठीक है, तो ये सब लीडर्स के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी, लाला लाजपत राय, वीवी गिरी और एम सिंगरवेलु। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ब्रिंग वर्कर्स टुगेदर थ्रू यूनियन अक्रॉस इंडिया टू यूनाइट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास इन ऑर्डर टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड वेलफेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, as the diameter of the objective lens of a telescope
increases the resolution of telescope, ठीक है, तो 114 का ए हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर, इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे ही डायमीटर आप ऑब्जेक्टिव लेंस का टेलीस्कोप में बढ़ा दोगे तो रिजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो डायमीटर होता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस का, अगर आप उसका इंक्रीज कर देते हो टेलीस्कोप में तो उसका रेजोल्यूशन बढ़ जाता है। तो रीज़न क्या है, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे ही डायमीटर बढ़ जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस का, इट विल स्टार्ट कैप्चरिंग मोर लाइट एंड रिजॉल्व फाइनर डिटेल्स। तो इससे क्या होता है, रिजोल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब जो टेलीस्कोप होता है उसमें बेसिकली दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है आईपीस जहाँ के थ्रू आप देखते हो आईपीस, और एक होता है आपको ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली एज ऑफ 2024, ठीक है। तो इटली के प्रधानमंत्री कौन है, आपको जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर में आपको ये मिल जाता है। 115 का बी, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 116, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स जिसे से मिलते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट नेशंस है वर्ल्ड के, क्योंकि इटली भी G7 का मेंबर है, ठीक है। तो ये सब के हेड ऑफ द स्टेट के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 115 का बी, जॉर्जिया मेलोनी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 का सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ठीक है, कोझिकोड इन केरला, ठीक है। इन इंडिया, एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स के आपको सभी मैगजीन में ऑलमोस्ट मिल जाएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोझिकोड इन केरला, ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मधुबनी, मिथिला पेंटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118, ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ठीक है। बट ही कैन क्लेम राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ही कैन क्लेम राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड ही कैन ऑल्सो क्लेम हिज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। बट ही कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स को जो राइट्स है इंडियन पॉलिटी का सेक्शन में, अगर उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और कब लाए थे ये, 1793 ईस्वी में, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, 1793 ईस्वी में क्या लाए थे ये, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120, हु थ्रू हार्मलेस बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, किसने फेंका था हार्मलेस बॉम्ब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 120 का डी, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है, 120 का डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों इन्वॉल्व थे इस बॉम्ब थ्रोइंग में, ठीक है, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ था, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर्ड डायमंड, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। देखिए डायमंड्स जो होते हैं बेसिकली ग्रेफाइट्स के बने होते हैं, ठीक है। तो which of the following seed is used in the production of engineered diamond, तो 121 का ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट है इसको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं एज ए सीड मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर्ड डायमंड, ठीक है। और इंजीनियर्ड डायमंड को हम लोग सिंथेटिक डायमंड भी कहते हैं, और ये बनता किस प्रोसेस से है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर HPHT और केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक होती है CVD, इसके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है सिंथेटिक डायमंड और इंजीनियर्ड डायमंड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फॉक्सनट इज प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट, ठीक है।
बिहार के किस राज्य में, बिहार के किस जिले में फॉक्सनट यानी मखाना सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मधुबनी। 122 का बी इज द करेक्ट आंसर। 122 का बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप इस पेपर में देखेंगे 70th बीपीएससी का जो डी एग्जाम का पेपर हुआ, इसमें 4 क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया प्रोडक्शन से रिलेटेड का। एक क्वेश्चन था वीट का, एक क्वेश्चन था मेज का प्रोडक्शन से, कहाँ बिहार में हाईएस्ट होता है, किस राज्य जिले में। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया आपको लीची का और एक क्वेश्चन हो गया मखाना। तो लीची, मखाना, गेहूं और मक्का, इन चारों संबंधित क्वेश्चन एक ही एग्जाम में 4 क्वेश्चन आया प्रोडक्शन से रिलेटेड। सोचिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप सिर्फ ये सेक्शन आप पढ़ लेते हो कि फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन बिहार विच डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट, तो आप समझ लो आपका 4 क्वेश्चन एक ही एग्जाम के दिन बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप मैंगो बिहार में किस जिले में सबसे सर्वाधिक होता है, बिहार में चाय कहाँ पे सर्वाधिक उत्पादित होता है, ठीक है, राइस कहाँ पे होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना जरूर। ठीक है, गन्ना कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, ठीक है, जूट कहाँ पे बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। तो आप समझ रहे हो लिंकेजेस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली। 4 क्वेश्चन सेम टाइप के, सेम थीम। ठीक है, 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी मधुबनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक गुलामगिरी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 123 का बी, ज्योतिबा फूले। ठीक है, काफी फेमस किताब है गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है, रचना है ये। ठीक है, 123 का बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 124, डेलमेटियन कोस्ट इज, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, फुटहिल्स ऑफ कार्स्ट। ठीक है, डेलमेटियन कोस्ट इज फुटहिल्स ऑफ कार्स्ट। तो जो डेलमेटियन कोस्ट है इज लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी, प्राइमरी इन क्रोएशिया। ठीक है, और अभी हाल में प्रधानमंत्री जी क्रोएशिया भी गए हैं जिसकी राजधानी जैग्रेब है। ठीक है, तो डेलमेटियन कोस्ट इज लोकेटेड अलोंग द ईस्ट शोर ऑफ एड्रियाटिक सी, ठीक है, एंड प्राइमरी इन क्रोएशिया। ठीक है, एंड इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कार्स्ट कोस्ट लाइन formed due to the submergence of limestone ridges and valley parallel to the coast। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 124 का ए। ठीक है, फुटहिल्स ऑफ कार्स्ट। आगे बढ़ते हैं, कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है आप इसको गूगल करना और देखना व्हाट इज कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ज्योग्राफी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? ठीक है, सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 125 का आपको डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो बैंकिंग फैसिलिटी टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जो भी होता है वो क्या करता है, जैसे इंडिया के केस में आरबीआई है, ये क्या करता है, बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सरकार को, उसके बाद रेपो रेट को मैनेज भी करता है, और उसके बाद कॉमर्शियल बैंक को लेंडिंग भी करता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। 125 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 126। ठीक है, 126, देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। 126, a nail is nailed into the trunk of a tree at a point 1 meter above the soil। ठीक है, after 2 years the nail will either move up, remain at the same position, move sideways or D none of the above। अब देखिए अगर आप ट्री के ग्रोथ को समझोगे, ठीक है, एक ट्री का जो ट्रंक होता है वो प्राइमरीली ग्रो करता है फ्रॉम द टिप यानी एपिकल मेरिस्टेम्स। ठीक है, rather than pushing the older wood upward। ठीक है, although the trunk thickens, देखो यानी उसका जो गिर्थ है वो बढ़ेगा ओवर टाइम, लेटरल ग्रोथ होगा उसमें, बट एनी फिक्स्ड पॉइंट along its length does not shift significantly up or down। मतलब एक बार जहाँ पे आपने काठी ठोक दिया तो वो ऐसा नहीं है कि ट्री का ग्रोथ होगा तो वो अप डाउन होगा। ठीक है, तो ट्री का जो ग्रोथ होता है प्राइमरली फ्रॉम द टिप होता है एपिकल मेरिस्टेम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 126 का बी। ठीक है, तो रिमेन्स एट द सेम पोजीशन। काफी मतलब थॉटफुल क्वेश्चन था ये। ठीक है, 126 का बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, मैच द फॉलोइंग है और इसका आपको आंसर देखना है। ठीक है, तो जैसे कुंवर सिंह, तो ये पूछा है लीडर्स का नाम दिया हुआ लिस्ट ए में, लिस्ट फर्स्ट में, और लिस्ट 2 में आपको उसके टेरिटरी का नाम दिया। तो कुंवर सिंह कहाँ से थे, जगदीशपुर आरा में जगह है वहाँ से थे। उसके बाद हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल वो लखनऊ से बिलोंग करती थी। ठीक है, वहाँ से वो फाइट किए थे।
ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। उसके बाद खान बहादुर खां, ये आपको बरेली से थे, ठीक है, और मौलवी अहमदुल्ला ये आपको फैजाबाद से थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1857 की क्रांति वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए, इंक्लूडिंग बीपीएससी मेंस, ठीक है। तो 127 का ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 128। नेम द मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैड ट्रेड विद द वेस्ट एशिया, ठीक है। नेम द मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का वो मुख्य शहर कौन था, मेजर सिटी, जिसका ट्रेड होता था वेस्ट एशिया से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 128 का सी, लोथल। क्यों? क्योंकि लोथल में डॉकयार्ड भी था और वहां से शिपिंग के थ्रू शायद ट्रेड होता हो, ठीक है। तो 128 का सी, लोथल इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शैडो, ठीक है। शैडो के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 129 का सी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। देखिए शैडो क्या कब होता है, जब लाइट को बीच में हिंड्रेंस मिल जाता है, उसी का शैडो होता है। और ये कौन सा लाइट का प्रॉपर्टी है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। एनसीईआरटी क्लास आप 10th का साइंस पढ़ोगे लाइट चैप्टर में, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा शैडो क्यों फॉर्म होता है, ठीक है। तो 129 का सी हो जाएगा आपको आंसर, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शैडो, ठीक है। 129 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द गया सेशन ऑफ 1922, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चित्तरंजन दास, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आपको ये सबक लेना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके प्रेसिडेंट, देखिए एक ही चीज में आपको दो चीज दे दिया गया एक एग्जाम में। आपको एक अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। और यहाँ पे सेम इसी थीम पे आ गया कि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट गया सेशन जो 1922 में, तो वो कौन थे। तो कौन से हो गया, इसका आंसर हो गया 130 का ए, यानी चित्तरंजन दास, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि आईएनसी का प्री इंडिपेंडेंस जितने भी सेशंस हुए उसमें जो उनके प्रेसिडेंट बने काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको सभी को स्टडी करना है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट, ठीक है, और इंपॉर्टेंट सेशन लाहौर सेशन, ठीक है, कराची सेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131। तो द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूपीआई, ठीक है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। अब आप यूपीआई को गूगल कर सकते हो, यूपीआई होता क्या है, कौन इसको रेगुलेट करता है, एनपीसीआई क्या होता है। इससे आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि इसी थीम पे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज डिजिटल करेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132, लीवर स्टोर्स, ठीक है। लीवर में क्या स्टोर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 132 का डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो लीवर है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, इट प्राइमरीली स्टोर्स ग्लाइकोजन, ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। लीवर प्राइमरीली स्टोर करता है ग्लाइकोजन, ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट सर्व्स एज द बॉडी एनर्जी रिजर्व, ठीक है। But beside this, it also stores several important vitamins like fat soluble vitamins like A, D, E and K, as well as some water soluble vitamins like that of vitamin B12। और लिवर में हम लोग देखेंगे कि लिवर स्टोर करता है मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर को भी लिवर स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे डी ए इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ओनली ए एंड बी, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड ए बी सी, बट वहाँ पे तो अलग विटामिन के भी स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सुटेबली इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो 132 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो लीवर प्राइमरीली स्टोर्स ग्लाइकोजन, ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज that serves as the body energy reserve. It also stores several vitamins like fat soluble vitamins like A, D, E and K, ठीक है, A, D, E and K and वाटर soluble vitamins like vitamin B12, ठीक है। और लिवर स्टोर करता है आपको आयरन और कॉपर भी, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133। Which state of India is called as the state of minerals, ठीक है। बिहार के, सॉरी, इंडिया के किस राज्य को
स्टेट ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का डी, यानी आपको उड़ीसा को कहा जाता है स्टेट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, 133 का डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। चित्रकूट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, चित्रकूट टेम्पल किस स्टेट में इंडिया का लोकेटेड है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चित्रकूट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। तो जो चित्रकूट टेम्पल है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चित्रकूट रीजन है वहां पे, और ये एक सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज साइट है। ठीक है, जो कि लॉर्ड राम से एसोसिएटेड है, और ये माना जाता है कि यहाँ पे राम, सीता और लक्ष्मण अपने एग्जाइल का, वनवास का कुछ समय यहाँ पे गुजारे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 135 मिनिमम एज फॉर एमपी लोअर हाउस एंड एमपी अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी 25, 30 और 35। ठीक है, तो लोकसभा का अगर आपको सांसद बनना है तो कम से कम आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का आपको अगर सांसद बनना है तो कम से कम आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, और आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपको कम से कम आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं 136। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? टेस्ला में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिएगा फिजिकल क्वांटिटीज जितने भी होते हैं सभी का आपको ऐसा यूनिट्स और क्या होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये आना चाहिए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज जैसे कैपेसिटेंस का क्या यूनिट है, तो ये सब चीज़ आपको, रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है, सब कुछ आना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 द पर्सन हु हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एम्बेसडर टू यूएसए, चाइना, टर्की एंड थाईलैंड along with वाइस चांसलर टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ही इज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको के आर नारायण। ठीक है, तो 137 का ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द पर्सन हु हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एम्बेसडर टू यूएसए, चाइना, तुर्की एंड थाईलैंड along with वाइस चांसलर टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड ही इज के आर नारायण। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, चूंकि ये सब पास्ट में इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो आपको अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टास्क में दे रहा हूँ कि जो कि जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर फ्यूचर में कभी आते हैं तो सॉल्व होंगे। आप इंडिया के जितने भी प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं इनकी लिस्ट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे कि पीछे उन पर छोटी छोटी बायोग्राफी लिखी होती है जो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको इस टाइप क्वेश्चन आसानी से टैकल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत आप आर वेंकटरमन के बारे में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आप शंकर दयाल शर्मा के बारे में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत डॉक्टर एस राधाकृष्णा के बारे में आप पढ़ोगे, तो आपको इस टाइप क्वेश्चन आसानी से टैकल हो जाएंगे। ठीक है, और उनके बारे में हमें जानना भी चाहिए क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट फिगर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Question number 138 amid the distributaries of which river is situated DV Island? ठीक है, DV Island किस रिवर के डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच में सिचुएटेड है? ठीक है, तो 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कृष्णा रिवर। ठीक है, जो डीवी आइलैंड है इट इज सिचुएटेड नियर द कृष्णा डेल्टा इन द आंध्र प्रदेश क्लोज टू द कोस्टल एरिया। ठीक है, और इसी से एक मिलता जुलता नाम है डीवर आइलैंड। ठीक है, ये तो डीवी आइलैंड हो गया जो कि कृष्णा रिवर के कृष्णा डेल्टा में सिचुएटेड है, इसी से मिलता जुलता एक नाम है डीवर आइलैंड। ठीक है, DIVER डीवर आइलैंड। ठीक है, तो ये आपको सिचुएटेड है विद इन द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द मांडोवी रिवर इन गोवा। ठीक है, इट इज ए रिवर आइलैंड। ठीक है, तो डीवर आइलैंड is situated within the distributaries of Mandovi River in Goa. It is a river island, and DV Island it is situated within the distributaries of which river? Krishna River along the Andhra Pradesh coast. ठीक है, कृष्णा डेल्टा रीजन। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लोगे। इसका करेक्ट आंसर है आपको ए। ठीक है, 10। ओके, आगे बढ़ते हैं। 140
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टैक्सेस, ठीक है। इकोनॉमिक, जब आप बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़े, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी देखिए सरकार के, केंद्र सरकार के अंदर होता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी ये आपको आरबीआई रेगुलेट करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 140 का करेक्ट आंसर होगा आपको टैक्सेस, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो 140 का डी, टैक्सेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा स्टीम मीथेन फॉर्मिंग रिफॉर्मिंग टेक्निक। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक इज यूज टू ऑब्टेन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग्रे हाइड्रोजन, ओके, ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन, ओके। 141 का सी, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक इज यूज टू ऑब्टेन ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक है, इट इज यूज टू ऑब्टेन ग्रे हाइड्रोजन। तो इसमें होता क्या है, एसएमआर में, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक में, इट इज वाइडली यूज्ड method to produce hydrogen by reacting methane with steam, okay. तो however it emits carbon dioxide and thus making it a source of grey hydrogen which is not environment friendly, ठीक है, और इसमें कार्बन कैप्चर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म है ब्राउन हाइड्रोजन। तो ब्राउन हाइड्रोजन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस विथ नो कार्बन इमिशंस, ठीक है। तो 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 142। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, फाइनेंस कमीशन का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 142 का डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट्स। आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन का जिक्र है, इसको आप डेफिनेटली गूगल कीजिएगा, ठीक है, और बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, 142 का डी इज द करेक्ट आंसर। 143, who first described the revolt of 1857 as the first Indian war of independence, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 143 का बी, वी.डी. सावरकर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 144, ठीक है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 144 का ए, डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिएगा आप, ए हो जाएगा आंसर, वाइफ ऑफ डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145, ठीक है। Standard electrode potential of three metals A, B, C are respectively 0.5 volt, -3 volt and -1.2 volt. Reducing power of these metals would be, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको C, ओके, B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A, ओके। 145 का C इज द करेक्ट आंसर, B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A, ओके। तो जो ये क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट, -1.2 वोल्ट, रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल्स वुड बी। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ ए मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका मतलब है लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मोर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर यानी -3 वोल्ट, ठीक है, जो बिलोंग करता है आपको मेटल बी से, तो बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, यानी ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, 145 का सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 146 का बी यानी नेशनल इनकम, ठीक है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो इससे आप ये समझोगे एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये सब टर्म्स आपको आना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में ये स्विच करके पूछा भी जाता है, ठीक है। इस बार एनएनपी पूछ दे, नेक्स्ट टाइम आपको एनडीपी पूछ देगा, जीडीपी पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। 146 का बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, जैसे आपको ये है
जैसे ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन, तो ये किससे संबंधित है? ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी से हो जाएगा इसका लिंक, ए का 4। ठीक है, और देखेंगे तो आप एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है सी में। ठीक है, बाकी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मद्रास महाजन सभा, ये संबंधित है आपको एम वी वीराघवाचार्य। ठीक है, ओके। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये संबंधित है आपको दादा भाई नरोजू से। और उसके बाद आपको पूना सार्वजनिक सभा संबंधित है जस्टिस रानाडे जी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन का 147 का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148, कंपेयर्ड टू ए बर्न ड्यू टू एयर एट 100 डिग्री सेल्सियस, द बर्न टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मोर डेंजरस ड्यू टू हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण आपको ये मोर डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो कंपेयर टू ए बर्न ड्यू टू एयर at 100 degree Celsius, the burn due to steam at 100 degree Celsius is more dangerous due to high latent heat of evaporations। ठीक है, तो 148 का सी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये सब टर्म आना चाहिए, व्हाट इज latent heat of vaporization, व्हाट इज ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन steam at 100 degree Celsius and water at 100 degree Celsius। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 149, देयर आर 15 चेयर्स इन डो, और ये क्वेश्चन बेसिकली आपको रीजनिंग सेक्शन से बिलोंग करता है। आप इसको बना लेना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का A3। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 70th BPSC एग्जाम जो हुआ था 4 जनवरी 2025 को, तो व्हेन वाज द पटना कॉलेज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1863। ठीक है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने फिनिश कर लिया है आपको 70th BPSC री एग्जाम का। ठीक है, 70th BPSC री एग्जाम का पेपर को, जो कि 4 जनवरी 2025 को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, और पेपर मिला जुला के ठीक ठाक ही था, बट ऑन ए ईजियर नोट था एज कम्पेयर टू 70th BPSC एग्जाम जो कि आपको 13 दिसंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया होगा। इस तरह से मैंने 2 PYQ खत्म किए हैं, 70th BPSC और 70th BPSC री एग्जाम के। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।